हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वही चैप्टर जो हम लास्ट पढ़ रहे थे, जो था ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी आपको डिफ़िकल्टी है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में जो भी पढ़ेंगे वो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और अगर आपको इस तरह से अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं दोनों तरह से लाइन बाय लाइन और पूरा एक समरी के टाइप में दोनों तरह से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टार्ट करते हैं। Articles 36 to 51 and Part 4 of Constitution lay down the guiding principles of governance for the state are called the directive principles of state policy. तो सबसे पहले बताया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में जो आर्टिकल्स हैं 36 से 51, ये आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करती हैं। तो ब्रीफली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह के गाइडलाइंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है किसे, स्टेट्स को, कि किस तरह से एक स्टेट में सिटीजन्स को गवर्न किया जाना चाहिए। In short, directive principles are guidelines given by the Constitution on how to govern the state। ठीक, फिर यहाँ पे दी गई हैं कुछ salient features of directive principles। पहला है, it is the duty of state to apply these principles in making laws and policies on social and human development। सबसे पहले कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लॉज और पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। दूसरा है, दीज प्रिंसिपल्स आर लार्जली ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, कि जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ज़्यादातर या तो सोशल या तो इकोनॉमिक राइट्स से रिलेटेड होते हैं। The provision of directive principles are not enforceable by any court of law, but they provide guidance in carrying out and drafting laws and policies regarding human and social development। कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब कोई भी सिटीजन ये कंप्लेन लेके कोर्ट में नहीं जा सकता है कि जो स्टेट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स नहीं करा रही। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बस एक तरह के गाइडलाइंस होते हैं, गाइडेंस के लिए दी जाती हैं स्टेट को कि कैसे स्टेट को काम करना है। Supreme Court has raised the status of many provisions of directive principles to that of fundamental right by suggesting they violate one's right to life। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है, ये कहते हुए कि ये जो फंडामेंटल राइट ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अगर इन्हें छीना जाता है तो किसी व्यक्ति की राइट टू लाइफ पे वो असर करता है। इसके बाद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, दे इंटेंड टू सिक्योर and protect social, economic and political justice of its citizen। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो और कैसे जो सोशल, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल जस्टिस है प्रोवाइड हो हर सिटीजन को। और लास्ट है, these principles endeavor to minimize income inequalities and to eliminate inequalities based on status, facilities and opportunities amongst both individuals and group of people। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये मोटिव होता है कि किस तरह से, ये एम होता है कि किस तरह से जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिड्यूस की जाए। अब वो इनइक्वालिटीज़ कौन से बेसिस पे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ पीपल, कैसे उन्हें कम की जाए। इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
क्या क्या हैं, तो ये मैं सारे नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ लेंगे। और इजी हैं, अगर किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको दिक्कत होगी तो आप यहाँ से ऐसे काउंट करके, जैसे ये 1 2 3 4, अगर आपको फोर्थ में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो एग्जाम्पल पे देख लेते हैं हम कि क्या है। पहला, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये गाइडलाइंस है कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसके सिटीजन्स को मिलती हैं अभी, लेकिन ये किसी किसी के राइट नहीं, किसी को ये राइट नहीं दिया गया कि आपको ये सारी चीज़ें मिलनी ही चाहिए, अगर आपको नहीं मिलेंगी तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा राइट किसी सिटीजन को नहीं दिया गया है। बट जो स्टेट्स हैं उनको एक जिम्मेदारी दी है कि आपको ये सारी चीज़ें हैं, इन सारे क्राइटेरियाज को आपको पूरा करना है। ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके आगे कि Supreme Court has raised the status of many provisions of directive principles to that of fundamental rights by suggesting they also violate one's right to life। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया है, ये कहते हुए, ये सजेस्ट करते हुए कि वो एक सिटीजन की, एक इंडिविजुअल की राइट टू लाइफ को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आर्टिकल 21 फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आर्टिकल 21A। फॉर एग्जाम्पल, as discussed earlier, prior to 2002, elementary education for children between age 6 and 14 was a policy goal provision in the directive principles of state policy। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि 2002 से पहले जो एलिमेंट्री एजुकेशन था एज 6 से 14 के बच्चों के लिए, वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का प्रोविजन था। हाँ, which the Supreme Court raised to the status of fundamental right, affirming that depriving one from education amounts to depriving one from right to life, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर हम किसी से राइट टू एजुकेशन छीनते हैं, उनकी शिक्षा का अधिकार छीनते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम उनसे एक तरह से उनके जीने का अधिकार भी छीन रहे हैं। आर्टिकल राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21। अकॉर्डिंगली, right to education for ages 6 to 14 is now part of fundamental rights chapter, refer to the earlier discussion। और इसी का रिजल्ट है कि अब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक है। अदर prominent examples is the right to livelihood, which is a directive principle often read with right to life as fundamental right। इसका दूसरा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है राइट टू लाइवलीहुड, जिसे इंटरचेंज कर लिया जाता है राइट टू लाइफ के लिए, जो एक फंडामेंटल राइट है। Supreme Court has often directed state to rehabilitate slum dwellers whenever they are evicted on grounds of encroachments. Eviction without rehabilitation closer to their workplace amounts to violation of their right to livelihood and in turn the right to life। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ये इंस्ट्रक्ट भी किया है कि जब भी किसी स्लम को रिहैबिलिएट कर, मतलब स्लम को रिहैबिलिएट करना मतलब अगर किसी स्लम में जो लोग रह रहे हैं उनको उस जगह से हटा के दूसरी जगह करना, उस स्लम का कोई कंस्ट्रक्शन काम करवाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो ये इंश्योर करना चाहिए, ये इंश्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिन स्लम ड्वेलर्स को उस जगह से, उस स्लम से हटाया गया है, उनको एक अच्छी जगह रहने के लिए मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब उनके राइट टू लाइवलीहुड को छीना गया है, जिससे इंटर्न उनके राइट टू लाइफ पे असर पड़ता है। तो ये था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, पार्ट 4A आर्टिकल 51A of the Constitution prescribes fundamental duties of every citizen। ये याद करना है, हमें याद करना है, क्या क्या याद करना है इस चैप्टर में अभी तक के लिए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पार्ट 4A आर्टिकल 51A, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4
आर्टिकल्स 36 to 51। अभी आते हैं हम फंडामेंटल राइट पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट के सब सेक्शन ए के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ब्रीफली अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि सिटीजन्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर वे में अपनी नेशन के लिए कुछ करेंगे। ये मानी जाती है कि सिटीजन्स की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ ड्यूटी होती है अपनी कंट्री के प्रति। जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स, स्टेट को गाइडलाइंस देता है कि उन्हें डीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंटेन करना है, वहीं सिटीजन्स पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट में अपने आप को रखना है अपनी कंट्री में, जिससे हमारी कंट्री को कोई नुकसान ना हो। तो अब देखते हैं हम क्या फीचर्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वायलेशन ऑफ द ड्यूटीज़ एंड नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर द वायलेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती हैं और ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ न करने के लिए हम किसी को पनिश कर सकते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल की एक मोरल थिंकिंग है कि उन्हें अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंटेन स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में स्टैंडर्ड होते हैं कि किस लहजे में, किस तरह से एक सिटीजन को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए विथ ग्रेस एंड डिग्निटी। They remind citizens not to behave They remind citizens not to behave irresponsibly, but help building a free, democratic and strong society. Fundamental duties citizens को remind कराते हैं कि उन्हें irresponsibly बिहेव नहीं करना चाहिए और अपने कंट्री के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करना चाहिए। और क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़? बहुत आसान है और बहुत कम है, ये हम सबको फॉलो करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहले, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हर इंडिविजुअल सिटीजन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडिया ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी जिन लोगों ने भी हमें फ्रीडम दिलाने के लिए जो कुछ भी बलिदान दिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को डिफेंड करना और कभी भी जब बुलाया जाए तो कंट्री की सुरक्षा के लिए हाजिर हो जाना। इसके आगे भी है, प्रोमोटिंग हार्मनी अमंग्स रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज एंड रिनाउंसिंग प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन डिग्निटी। हार्मनी और पीस मेंटेन करना सोसाइटी में, और कोई भी ऐसी हरकत ना करना जो किसी महिला की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज एंड कल्चर, हमारे समाज के, हमारे सभ्यता को प्रिजर्व करके रखना। प्रोटेक्टिंग natural environment including forest, lakes, river and wildlife, developing the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, safeguarding public property and abjuring violence, striving for excellence and raising the nation to higher levels of endeavor and achievement, providing opportunities for education to children by their parents between the age of 6 to 14 years। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम एक कंक्लूजन के तौर पे बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ नहीं है, बल्कि बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर एक सिटीजन को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि कैसे उन्हें खुद के देश में, उनकी खुद की कंट्री में रहना है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं स्टेट को कि कैसे उन्हें लोगों को गवर्न करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मैटर करता है और आपके सपोर्ट की वजह से ही वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो कल पोस्ट करूँगी मैं, हम पढ़ेंगे कंप्लेंट मैकेनिज्म। थैंक यू।